पाकिस्तान का कबूतर यहाँ नहीं आ सकता, आरडीएक्स यहाँ पर आ जाती है। कोई भी बात मोदी जी से पूछो, मोदी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम के साथ जुल्म हो रहा है। अबे हिंदुस्तान में क्यों नहीं बताते क्या क्या हो रहा है? मतलब आपसे कुछ भी बात करें, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आपसे कोई भी बात करें, आप अमेरिका जाते हैं, आपकी बार ट्रम्प सरकार, अबे ट्रम्प जैसा बन तो जा। हमारे मस्जिद के जो इमाम होते हैं वो हमारे आइडल होते हैं, तो हम जो मतलब हमारी तरह तो होंगे। ये इतनी रॉयल लाइफ है, पेट्रोल पंप इनके हैं, बुखारा के इनके पब चल रहे हैं। आप बुखारा को उठा के देखिए, सारे शराब खाने खोल के बैठा हुआ है अब्दुल्ला अहमद बुखारी, तो कहाँ का मौलवी है फिर ये? इसने जामा मस्जिद को पूरा एक पिकनिक स्पॉट बना दिया, वहाँ पे जाके देखिए लब बर्ड आते हैं सारे वहाँ पर। यहाँ लगातार प्रदर्शन हो रहा है और सरकार ने ये लागू कर दिया है देश भर में। आपको क्या लगता है कि अभी कुछ होने वाला है? सर, लागू करने से कुछ नहीं होता। ये जो हुकूमत आती है ये हम लोग चुनते हैं, ये इलेक्ट करते हैं। ये एक तरह से हमारे नौकर हैं, है ना, हमारे नौकर हैं। हम 132 करोड़ पार्लियामेंट में नहीं घुस सकते, देवी तो हमने इन जैसे दल्लों को चुना था। मैं तो दल्ले ही कहूँगी। इसमें चाहे हमारे कौमी लीडर हैं, चाहे नॉन, सब ऐसे हैं। ये सारे हमें बेच के खा गए। 70 साल से हम लोग बिके हुए थे, सो रहे थे। हम सोचते थे शायद अब कुछ अच्छा हो, शायद अब कुछ अच्छा हो। अब जब ये चाय वाले भैया आए तो हम बड़े खुश, हमारे में से कोई नेता आ गया, कोई रॉयल नहीं था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि 130 करोड़ से हम लोगों ने पूछा तो किसी ने चाय पी ही नहीं थी। फिर इन्होंने कहा मैं चौकीदार हूँ, हम और भी खुश, ये हमारी हिफाजत करेंगे। बाद में हमने जो अपना दिमाग लगाया तो हमें समझ में आया चौकीदार थे, लेकिन हमारे चौकीदार नहीं थे, ये अंबानी और अदानी के चौकीदार थे। तो ये आज हमें घुसपैठिया कहते हैं, हमें दहशतगर्द कहते हैं, मुसलमानों को कुछ भी कहते हैं। ये तो ये जो अपना सीना चौड़ा करते 56 इंच का, तो इनसे पूछिए जो देश में सेना बैठी हुई है तो क्या धनिया काट रही है वहाँ पर? मतलब वो वहाँ बेचारे मर रहे हैं, आप पुलवामा अटैक एक प्री प्लान करवाते हैं, उन्हें मरवा देते हैं आप। पाकिस्तान का कबूतर यहाँ नहीं आ सकता, आरडीएक्स यहाँ पर आ जाती है। कोई भी बात मोदी जी से पूछो, मोदी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम के साथ जुल्म हो रहा है। अबे हिंदुस्तान में क्यों नहीं बताते क्या क्या हो रहा है? मतलब आपसे कुछ भी बात करें, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आपसे कोई भी बात करें, आप अमेरिका जाते हैं, आपकी बार ट्रम्प सरकार, अबे ट्रम्प जैसा बन तो जा, बन तो जा। वहाँ पर 17 साल के बच्चे को, मेरी इंटायर फैमिली अमेरिका में रहती है, 17 साल का बच्चे को वहाँ जॉब मिलती है, 40 साल में वहाँ पेंशन शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्या है, 30-40 करोड़ को तो आपने वैसे ही बर्बाद कर दिया। सारे यंगस्टर सड़कों पर है, सबको आपने एनआरसी पे लगा। अब ये जो बिल है आपको लोग रहेगा ये हमारी नेशनलिटी छीन, ये नेशनलिटी नहीं छीनना है, ये इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। 35 करोड़ मुसलमान, सर ये साजिश है कि 35 करोड़ मुसलमान जो है अच्छे खासे पढ़े लिखे, सबके 20% लोगों के पास कागजात हैं, लेकिन इसके पीछे जो 20 करोड़ दलित हैं उनके पास कोई पेपर नहीं है। तो ये मुसलमानों को वोट बैंक से बाहर करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं डिटेंशन कैंप में डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का कोई घर ऐसा ही, कोई जेल ऐसी नहीं है जहां मुसलमानों को ये डाल पाए, नहीं डाल पाएंगे। तो ये वोट बैंक से बाहर करेंगे, हमें 35 करोड़ हमें बाहर करेंगे, 20 करोड़ ये दलित को बाहर करेंगे। उसके बाद ये जो एक एलिट क्लास आरएसएस सोच है, ये मुट्ठी भर जो लोग हैं, ये हमें गुलाम बना के हुकूमत करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने नोटबंदी के वक्त हमें पागलों की तरह जियो बांटा। हम बावले, जियो फ्री मिल रहा है, ले लो ले लो। किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि जियो के पीछे लॉजिक क्या चल रही थी। जियो के पीछे लॉजिक थी आपने सबने आधार कार्ड दिए फ्री में अपना, उसके बाद इन्होंने डिमोनेटाइजेशन करा, उसी आधार कार्ड से इन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट कर दिया। ब्लैक मनी कोई बाहर नहीं, अंदर नहीं आई हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान की जो इन लोगों के पास ब्लैक मनी थी इन्होंने उसको व्हाइट करा था, लेकिन ये वाली बात किसी को नहीं पता है। और हम बावले ले लाइनों में लग रहे थे, मर रहे थे। कैसे पता चला ये? सर आप उठा के देखिए, आप गूगल पे उठाकर देखिए, मतलब सारा उठा, आप अंबानी की हिस्ट्री उठाकर देखिए। 10 साल पहले क्या था, वो कुछ नहीं था। आज जब हम पूरा देश बर्बाद है तो अंबानी कैसे अमीर हो गया? उसकी जो 2014 में अगर आप उसका टर्नओवर देखें, अगर वो 2 था तो अब 10 है। अदानी 35% कैसे ग्रो कर गया? जब सारा हिंदुस्तान बर्बाद है तो पैसे के उसने झाड़ के नोटों पे, पेड़ों पे झाड़े थे, कहाँ से आए पैसे वो? तो क्यों नहीं? सब अब हम, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ सरकार जब दूसरी बार जब जीत का आई है तो उन्होंने जब उनकी बैठक हुई तो सबसे पहले उन्होंने तीसरा नारा वही दिया कि हम सबका विश्वास भी जीतेंगे। वहीं अब अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी ये कहते हैं कि मुस्लिमों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते? सर नाम मात्र मुसलमान नहीं है, ये वो मुसलमान दल्ले हैं जो हमारे कौम में से चुन के हमें बेच के खा गए। आरिफ मोहम्मद खान है जो आसिफ मोहम्मद खान का भाई है, कर्नाटक का गवर्नर है, 3 तलाक पे नोटिफाई करके भीख में उसको सीट मिली थी, और आज बैठ के कह रहा है कि नहीं जी एनआरसी आएगी। अरे पहले तू हमारा नाम लौटा, मोहम्मद नाम रखता है, रुस्वा करता है मैं। तू कुछ भी नाम रख ले, लेकिन मुसलमानों को तो बदनाम नहीं करेगा। मैं कहती हूँ वो उलमाए दिन कहाँ सोए पड़े हैं जो बात बात पे फतवे देते हैं। सानिया मिर्जा की स्कल छोटी है, आमिर खान मुसलमान नहीं है। कमीनों अब दोनों तुम फतवा जब देने की बात है, सारे के सारे बिलों में से कब निकलते हैं उलमाए दिन? जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, क्योंकि इनके पास पेटियां पहुंचती हैं 20 करोड़ में, 30 करोड़ में। तो मैं कहती हूँ उलमाए दिन की भी मत सुने, सबको एक तरफ कर दें। ये हमारे कौमी लीडर उलमा से भी नाराज है, सब नाराज
कहाँ से भाई? इन्होंने करा क्या है? इन्होंने हमें बेच के ऊपर तक चले गए। हमारे मस्जिद के जो इमाम होते हैं वो हमारे आइडल होते हैं, तो हम जो मतलब हमारी तरह तो होंगे। ये इतनी रॉयल लाइफ है, पेट्रोल पंप इनके हैं, बुखारा के इनके पब चल रहे हैं। आप बुखारा को उठा के देखिए, सारे शराब खाने खोल के बैठा हुआ है अब्दुल्ला अहमद बुखारी। तो कहाँ का मौलवी है फिर ये? इसने जामा मस्जिद को पूरा एक पिकनिक स्पॉट बना दिया। वहाँ पे जाके देखिए लब्बड़ आते हैं सारे वहाँ पर भैया, ज्यादातर हैं। बात रखने दीजिए, बाद में आपसे बात। आपने जामा मस्जिद को एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है, फिर आप बाबरी मस्जिद को कहते हैं। तो भैया जब मस्जिदों का हाल तुम ऐसे करोगे तो मस्जिद तो फिर शहीद होंगी। जब तुम जो मस्जिद है उनकी तो रखवाली कर लो, तो वहाँ नमाज पढ़ने तुम नहीं देते हो। हालत खस्ता करेगी तुमने जामा मस्जिद की, सिर्फ पैसे खाए जा रहे हो। तो इस तरह नहीं होगा। अब 132 करोड़ जो हिंदुस्तान जाग गया है, जो 70 साल से सोया पड़ा था। कोई भी वैक्सीनेशन मोदी जी आप लेकर आइए, हम नहीं सोएंगे। लोग कहते हैं मोदी जी सोते नहीं, तो मैं कहती हूँ मोदी जी आप सो जाइए, हम जाग गए। अच्छा, एनआरसी को लेकर, क्योंकि यहाँ एनआरसी का नाम भी बहुत है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं एनआरसी की तो बात ही नहीं हुई है। सर मेन बात ये है, जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई पढ़कर आता है ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसी ही होती है। शाह साहब की इन्फॉर्मेशन और मोदी साहब, ये दोनों होमवर्क तो करके नहीं आते हैं भाई। दोनों पहले आपस में मीटिंग कर ले कि मैं वहाँ जाके ये बोलूँगा, तुम वहाँ जाके वो बोलना। वो रामलीला मैदान में एक समोसा खिला के, पेटी खिला के लोगों से बुलवाते एनआरसी नहीं आएगा, हमने चर्चा नहीं करी भाइयों। अब वो टकलू शाह पार्लियामेंट में चिल्ला के कह रहा है हम 4 महीने में एनआरसी लगा देंगे, देखते हैं किसमें हिम्मत नहीं है। तो पहले मैं कह दूं बावलो, पहले तुम दोनों तो आपस में यूनिटी कर लो, फिर 130 करोड़ को जोड़ना। आप क्रोनोलॉजी उनकी समझी नहीं जो वो समझा रहे थे। सर वो मैंने बता दिया। अब आप एबीवीपी कह रहे हैं, एबीवीपी जैसे जेएनयू में हमला चल रहा है, ये चल रहा है। अब हम कह रहे हैं कि जी वो आरएसएस के दल्ले थे, आरएसएस वाले थे। आप उनका इतिहास उठाकर देखें, वो सारे मिडिल क्लास हैं, यानी कि यहाँ पर भी दलितों को यूज कर रहे हैं। वो वहाँ पे कोई जितने भी वो हमला कर रहे हैं, कोई एलिट क्लास का तो नहीं है, कोई जनरल कैटेगरी का तो नहीं है, सारे के सारे पुअर लोग हैं जिनको पैसों में, यानी कि आप तो डबल फायदा उठा रहे हैं। आप दलितों को बाहर करने के लिए दलितों को ही यूज कर रहे हैं। वो जितने भी एबीवीपी के गुंडे हैं सारे लोअर क्लास ही हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई एलिट क्लास बहुत हायर एजुकेटेड है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रेटेजी प्लान है 2024 के लिए। अरे मोदी जी कहते हैं कि हम भगोड़े थे, तो भैया जितने हम 35 करोड़ हैं कोई नहीं आया। जब आपने हिंदुस्तान में हमारे पे जुल्म करा, यहाँ पर 90% मुस्लिम कन्वर्टेड हैं जो बाई चॉइस हुए हैं। हमें कोई किसी ने ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा के मुसलमान नहीं करा है। मैं आज बिंदी लगा रही हूँ क्योंकि मोदी जी कहते हैं पहचानेंगे। मैंने लाइफ में कभी बिंदी नहीं लगाई, तो मैं कहती पहचानी, मैं भी बिंदी लगाए हुए हूँ। मैंने लगा रही पहचानिए मुझे, मैंने लगाया पहचानिए। आप कह रहे हैं पहचानेंगे, तो हम कह रहे हैं हम भी पहचानेंगे। हम पहचानना है आरएसएस के दलों को, हम पहचाने दिल्ली पुलिस को, यूपी पुलिस को, उनके कपड़ों से ही पहचानना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं, हम नहीं पहचाने जा रहे, वो आपके दल्ले पहचाने जा रहे हैं। खुली वीडियो चल रही है, चिन्मय आनंद को देख लीजिए, सेंगर को देख लीजिए, मतलब जो पूरी रेपिस्ट पार्टी है इनकी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हाँ, अगर हम लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सिर्फ हम ये कहते हैं कि मोदी सरकार हमें, तो हमें पकड़ के जेलों में डाल दिया जा रहा है। तो इस तरह नहीं होगा। कोई भी हिंदुस्तान की जेल इतनी बड़ी नहीं है जहाँ पर आप 132 करोड़ लोगों को ठूस दें, और इतनी गोलियां नहीं है आपके पास। अब आप इतने मर्द के बच्चे थे तो आपने नोटिफाई 12 दिसंबर में कर लिया था, तो आप नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे जब आपने इसको पास करवा लिया रातों रात? यानी कि आप डरे हुए हैं, आपको पता है आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम ये कह रहे थे ये बिल वापस लें। अब हम ये नहीं कह रहे आप बिल वापस लें, अब आप भी वापस जाएंगे। आप हमारा वोट वापस करिए, अब दोबारा फिर चुन कर आइए आप। आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी भारी संख्या में जो महिलाएं सड़कों पर हैं, चाहे वो शाहीन बाग हो या ये हो, और भी देश के कई राज्यों की खबरें। तो मैं यहाँ की अगर मैं बात करूँ जामिया की, तो जामिया में ऐसा जो महिलाएं आ रही हैं उनके पास क्या प्लान है? क्योंकि लागू हो चुका, तो लोग कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि यार प्लान नहीं है। जब मातृभूमि होती है ना, कि कहते हैं कि हिंदुस्तान जय है तो हमारे दिल में, हम नहीं दिखाएंगे आपको कि भारत माता की जय, वो जय है तभी तो हम यहाँ पर हैं, तभी तो हम हिंदुस्तान में, जब हमारे हाथ में जय, हम कोई लिख के नहीं कहेंगे तुम्हारी तरह के जय के यहाँ पे कुछ लगा लिया, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया। हमारी जय आप कैसे कह सकते हैं कि ये तो वही वाली बात हो गई। मैं अपनी माँ से कहूँ कि तू प्रूफ कर, मैं तेरी बेटी, वो नहीं प्रूफ करेगी। ये तो अंडरस्टूड है भाई मुश्किल। अब आप कह रहे हैं हम एनपीआर लेकर आएंगे, तो कैसे लेकर आएंगे? यानी आप हिंदुस्तानियों से कह रहे हैं बेवकूफ़ हो, ये प्रूफ करो कि तुम हिंदुस्तानी हो। तो ये एक पूरा प्लान है, ये जुडिशरी को अमीर करना चाहते हैं। आप लाइन में लगेंगे, जो सो कॉल जितने भी है जुडिशरी वाले, ले भाई 2 लाख ले भाई 4 लाख ले भाई बता दे मैं हिंदुस्तानी हूँ। अब जैसे नोटबंदी में लाइन में लग के मरे थे, अब इस लाइन में लग के आपके पास जो थोड़ा बहुत पैसा होगा वो आप इनको दे देंगे। प्रधानमंत्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया बंगाल में जाकर, उन्होंने कहा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। तो क्या आपको किसी ने यहाँ भेजा है राजनीति करने? तो सर मैं राजनीति, हाँ चलिए हम राजनीति कर रहे हैं, अपनी कौम के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम 132 करोड़ जो हम राजनेता बन गए सब, हमें किसी नेता की नहीं सुननी, हमें किसी नेता की नहीं सुननी। अब हम सब नेता हैं, हम औरतों की, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक औरत की आवाज़ हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। अब मुझे यहाँ पर यहाँ का एक्स एमएलए आसिम मोहम्मद खान मुझे मारने की धमकियाँ दे रहा है वो लगातार, क्योंकि मैंने सबको बताया यहाँ पर कि
आरिफ मोहम्मद खान उसका सगा भाई है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। जब उसने 2 गधे निकाले यहाँ पर, एक पे शाह को बिठाया, एक पे मोदी को बिठाया, तो मैंने कौन सा गलत कह दिया अपने स्टेज से? तीसरा गधा और निकालता, उसमें अपने भाई को भी बिठाता ना। तो क्या 3 तलाक, हम तो मस्जिद में 3 तलाकें खेल रहे थे, उसने क्या करा? उसके भाई ने नोटिफाई करके वहाँ भीख में वो गवर्नर बन के बैठ गया। तो वो बताए कि उसने गद्दारी करी है हमारे साथ, क्यों नहीं बता रहा है? मैं जहाँ जाती हूँ, मेरा स्टेज खत्म करवा दिया। मैं मकबरे में बोलती थी, मैं डे फर्स्ट से यहाँ पर हूँ, मेरे पुलिस ने भी लाठी हमारी, मेरी टांग पे भी लगी हुई है, मैं डे फर्स्ट से यहाँ पर बनी हुई हूँ, और मैं किसी के बाप से नहीं डरती। पूरा ओखला भी आज से मोहम्मद खान बन जाना, अगर ऊपर वाले ने मेरी मौत नहीं लिखी तो नहीं मेरी मौत आ सकती है। ठीक है, आखिरी सवाल मीडिया से रिलेटेड, क्योंकि कुछ नाराजगी है और कई जगह मैं गया हूँ तो वो सामने आई है कि बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आज? नहीं सर, मैं गोदी मीडिया से भी नाराज नहीं हूँ। वो तो वही वाली बात, अपने घर में अगर नौकरानी रखती हूँ तो मैं यही चाहूँगी ना, वो पड़ोस की मुखबिरन न करे, मेरी करे। तो वो तो पेडेड है, उनको अंबानी ने खरीद रखा है, तो उनसे भी हम क्या शिकायत करें? लेकिन जैसे आप छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप 130 करोड़ की आवाज़ बने, जैसे रवीश कुमार बने हुए, जैसे बहुजन समाज बना हुआ है, आप बने आवाज़ हमारी। आज सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे यूट्यूब चल रहा है, सारे जो जितने भी नेशनल चैनल है, बस ये चंगासी 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 कर रहे हैं, इन्हें कोई नहीं सुन रहा है। आज इस वक्त आप सुने जा रहे हैं, तो आप बने आवाज़, आप दिखाएं कि हिंदुस्तान क्या है, क्या हो रहा है 132 करोड़ हिंदुस्तान के साथ दुनिया में। तो आप आवाज़ बने, क्योंकि ज़मीर सबके पास होता है, दिल्ली पुलिस के पास भी होगा। रात को सोती होगी, वो भी सोती होगी मैंने कहाँ पे लाठियाँ भाजी थी, कहाँ पे डंडे भाजे थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको 32 दिन हो चुके हैं और लगातार प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो लगातार इस प्रोटेस्ट में शामिल होती हैं। आपको बताता चलूं कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर शाहीन बाग भी है, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सकीना बानो, हाजी कॉलोनी से हूँ। क्या कहना चाहेंगी? लगातार रोज आप यहाँ रोज आ रहे हैं, तकलीफ तो खैर हो ही रहा है, परेशानी, लेकिन अपने जीत के लिए तो कुछ ना कुछ तो मेहनत, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब इस देश के लिए अगर हम लोग को मेहनत करना है तो करना है हर हालत में। और रह गया कि NRC और CR जो लगा रहे हैं, ये गलत लगा रहे हैं, ये इसकी बंद करें तो बेहतर है, और हम लोग के लिए बेहतर है, ज़्यादातर सारे हिंदुस्तानी भाइयों को। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि सरकार का ये दावे रहे हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें असल में समझ नहीं है, वो समझे नहीं है CA क्या है, तो आपको क्या अभी भी नहीं पता है कि CA का क्या मतलब है? मतलब समझाया गया है, समझाया तो गया है और न्यूज़ में भी बताया गया है, और आप लोग न्यूज़ वाले भी बताते हैं, लेकिन वो समझ तो लिए हैं, उसके बावजूद अभी वो काम तो शुरू कर ही चले जा रहे हैं, मना करने के बावजूद। अच्छा, ये बताइए, आप रोज आती हैं यहाँ पर? जी, तो, तकरीबन रोज आती हूँ, क्योंकि आप घर संभालने वाली हैं सब लोग, तो उसमें कितनी दिक्कत है, क्योंकि आप छोड़कर आती हैं? जाहिर सी बात है। हाँ, मेरे तो खैर बच्चे बड़े बड़े हैं, मेरी बहू बेटी हैं, सब कमाल लेती है, लेकिन उनको भी लाना पड़ता है। मेरी बहू भी आई है, एक बड़ी है, एक बड़ी आई है, भाभी है मेरे साथ में, उनको वो भी नौकरी करती है स्कूल में, वो है। क्यों आपको लगा कि सड़क पर आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए कि जब सब लोग जब आ रहे हैं हमारे भलाई के लिए, तो हमें भी तो आने चाहिए ना, हमें भी घर से निकल के आने चाहिए, क्योंकि हम हमारे सिर्फ जो आ रहे हैं उनके लिए भला थोड़ी है, सबके लिए है, तो हमको भी आने चाहिए। और हम सब बहनों को भी लेके आते हैं इसीलिए कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद से वहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट करें। तो अगर आप ये ऐसा मान लें कि अगर आपको प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिलेगा, जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कैमरे में? उनसे यही कहेंगे कि आप NRC को हटा दीजिए। ये जो जी NRC की तो अभी वो कह रहे हैं कि हमने बात ही नहीं करी है। वो कह रहे हैं, लेकिन लगा तो जगह कई जगह कर लगा चुके हैं ना, ये सुनने में आया है। लिख के क्यों नहीं दे रहे हैं? लिख के देना, ऐसे ही बोल रहे हैं, बार-बार कुछ, वो तो ऐसे ही बोलते हैं, झूठी सरकार है वो तो। आपको विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं विश्वास है, विश्वास नहीं 1% में, क्योंकि विश्वास 1% नहीं, इसलिए कि उसने नोटबंदी को भी उसने करा, अचानक करा, बाबरी मस्जिद के बारे में भी उन्होंने जो करा अचानक करा, और तलाक 3 तलाक के बारे में भी हम लोग मुसलमानों ने 3 तलाक पे मुस्लिम महिलाएं जो है उनका हक दिलाया है मैंने। नहीं, हक क्या दिलाया है? हमारे में जायज नहीं है, हक तो उसमें दिलाया था ना, जब जायज नाजायज देखी जाती है, हदीस में निकाला जाता है, जब होता है जायज ना। ऐसे कोई कह दे कि तलाक हो गया। महिलाएं कौन थी जो साथ में सपोर्ट में मोदी जी के और खुशी? क्या पता मोदी जी की खरीदी हुई हो, पैसे दिए उनकी खरीदी हुई हो, बिल्कुल उनकी खरीदी हुई, सारी कुछ होगी, सारी कुछ उनकी खरीदी हुई है। अब क्या पता बना के अपने कहते मोदी जी और जो अमित शाह को ये करना चाहिए, जो NRP और NRC इसको जो है हटा देना चाहिए, क्योंकि जो है जिनके पास कागज नहीं है उनको तो
फिर जो है यहाँ से हिंदुस्तान से हटा देंगे। जिनके पास कागज है वो तो सेफ रहेगा, और जिनके पास गरीब मजदूर जो हैं, कागज पुरने वाले हैं, जो रिक्शा चलाने वाले, उनके पास नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे? फिर उनको देश से बाहर कर। तो मोदी और अमित शाह को ये चाहिए कि ये सब जो है हटा दे, जैसे वहाँ पर लगाया हुआ है। अच्छा, हाँ, कोई और बच्चे बता रहे थे, इधर आ जाइए। मैं ये बता रहा था कि अमित शाह ने बार बार कहा, उसमें गृह मंत्री पार्लियामेंट में भी कहा, राज्यसभा में भी कहा कि जो है ना हम एक का नाम छोड़ करके सारे का नाम बोल रहे थे कि मैं उनको लाऊंगा, मतलब उनके लिए मैं जो है ना उसको नागरिकता ये देंगे, और जो इनका मुस्लिम का नाम लिए बगैर कह रहा कि इनको नहीं देंगे। ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये अकेले अपने सिर्फ एक ही क्या कहते हैं कास्ट के लिए है, ये एक ही कास्ट के लिए है ये गृह मंत्री, कि सारे देश के लिए है। और उसमें मोदी भी चुप्पी नाने हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ मोदी ये आज भी कल परसों बोले हैं वहाँ जा कर के कोलकाता में कि जो है NRC पर लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश में जब इतना बवाल मच रहा है, हर जगह ये है, यातायात ठप है, सारा लोग परेशान है, तो हम कहते हैं न्यायपालिका क्या कर रही है? किस वक्त के लिए न्यायपालिका है? इस पर एक्शन लेना चाहिए न्यायपालिका को, और इसको रोक लगाना चाहिए। सारे देश को सुने। आज तक इस तरह से कभी आया था लोगों पे? मुसलमानों ने 3 तलाक पे छोड़ दिया, लोग दोबारा नोटबंदी के लिए लाइन में, जैसे नोटबंदी में लाइन में लगा, इस तरह से फिर दोबारा लाइन में नहीं लगना चाहता CA के लिए, या कोई प्रूफ देने के लिए, या पैसे खर्च करके। अभी असम के अंदर कह रहा है कि हम लोग ज़मीन बेच करके पैसे करके देते हैं, लोग जो आता है अफसरशाही चल रही है, पैसे खा के चले जाते हैं, फिर हमको कहते हैं कि नहीं बना है।